अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो होगा WPS और WQT, यानी वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन और वेल्डर क्वालिफिकेशन। लेट मी जस्ट ओपन द स्लाइड्स। ओके, तो आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या वो मेन वजह होती है जिसकी वजह से हमें प्रोसीजर को क्वालिफाई करना पड़ता है? सर इसमें एप्लीकेशन को हमने वेरीफाई करना होता है कि आया जो है इन कंडीशंस के अंदर अ, इस टाइप की वेल्डिंग सूटेबल है या कौन से या किसी और टाइप की वेल्डिंग सूटेबल है, किस मटेरियल के लिए कितनी स्ट्रेंथ के लिए कौन से वेल्डिंग ज़्यादा सूटेबल है, कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए। अगर हमें इसे जस्ट एक वर्ड में डिफाइन करना हो, why it is important to qualify a procedure? वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में भी कि लाइक आप अगर एज अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर जॉब कर रहे हो, तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर की ये जॉब ड्यूटीज में एक चीज़ है कि उसको प्रोसीजर्स को भी क्वालिफाई करवाना होता है और वेल्डर्स को भी क्वालिफाई करवाना होता है। जब भी प्रोडक्शन वेल्डिंग स्टार्ट होती है तो उस प्रोडक्शन वेल्डिंग के स्टार्ट होने से पहले क्वालिफाई किया जाता है वेल्डर्स को। और जब जिस प्रोडक्शन पे आपने काम करवाना है उसके लिए प्रोसीजर क्वालिफाई करना होता है। ओके, हर कंपनी के पास कुछ या मुझ से इस तरह के वेल्डर मौजूद होते हैं जो कि उन्होंने स्पेसिफिकली रखे ही प्रोसीजर को क्वालिफाई करने के लिए होते हैं, लाइक जिनका वेल्डिंग करते हुए 25 25 30 30 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है। राइट। सो राइट। उन वेल्डर्स के अलावा लेट्स से कंपनी के पास उस तरह के वेल्डर जो हैं वो सिर्फ नंबर्स में है, 10 वेल्डर्स हैं या 20 वेल्डर्स हैं। अब प्रोडक्शन में उनको बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगी। ओके, सो प्रोडक्शन में जब उनको मैन पावर चाहिए तो इट इज़ ऑब्वियस कि अब हमें जिस तरह की रेंजेस हमारी PQR में अप्रूव हुई हैं उसी रेंज पे क्वालिफाइड बंदा भी आगे चाहिए। राइट, जो कि प्रोडक्शन वेल्डिंग राइट। करने के लिए एलिजिबल हो। तो फिर क्वेश्चन इज कि व्हाई वी नीड टू क्वालिफाई द प्रोसीजर। हम सर प्रोसीजर की क्वालिफाई इसलिए भी करवाते हैं कि ताकि हम वेल्ड करें। Obviously, the factory weld is a thing, but we need to ensure the mechanical properties. Okay? मैकेनिकल। अब जो कुछ भी कर रहे हो, प्रोसीजर बना रहे हो, बार बार बनाते हो रिजेक्ट होता है, बार बार फिर बनाते हो रिजेक्ट होता है, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि आपको आपकी राइट जो प्रॉपर्टीज हैं वो अचीव नहीं हो जाती, जो आपकी रिक्वायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। राइट। सो आप जो प्रोसीजर क्वालिफिकेशन करते हैं वो किस चीज़ को अटेन करने के लिए? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अचीव होंगी तभी आपको आपकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अचीव नहीं हो रही हैं तो आपको स्ट्रेंथ नहीं अचीव होगी। ओके, और इसी चीज पे डिपेंडेंट होती है आगे WQT, जो वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट है। वो भी आप सेम कंडीशन पे लगवाते हो ना, क्योंकि जो आपने प्रोसीजर अप्रूव किया आप उसी के ऊपर आगे मैन पावर को हायर करते हो, उसके लिए कोई सेपरेट प्रोसीजर नहीं होता। WQT उसी WPS पे लगवाई जाती है जो कि आपने प्रोडक्शन के लिए यूज करना है। तो आपसे पूछ सकता है ये भी, लाइक बताएं जी, जब हमने WQT करवानी है, वेल्डर क्वालिफिकेशन करवानी है, तो उसके लिए कोई सेपरेट प्रोसीजर यूज कर सकते हैं? और आंसर शुड बी नो। वी विल यूज द सेम WPS दैट इज बीइंग यूज फॉर प्रोडक्शन वेल्डिंग। राइट। कोई हट के WPS ऐसा नहीं कि कोई पुराना WPS पड़ा है तो उसको निकाला और उस पर WQT लगवा के कहा जी ठीक है बंदा पास है। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके मटेरियल की थिकनेस की रेंज है।
अगर पाइप है तो डाया की क्वालिफाइड रेंज होगी। ओके। फिर गैसेस के मिक्सचर्स होते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस होता है, फिलर्स होते हैं, सिंगल लेयर कर रहे हैं, मल्टी लेयर कर रहे हैं, किस तरह की वेल्डिंग कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं, तब जाके वेल्डर अप्रूव होता है ऑन दैट WPS। ओके। तो वेल्डर तब तक क्वालिफाई नहीं हो सकता जब तक कि वो उस WPS की क्वालिफिकेशन रेंजेस के साथ मैच नहीं करता। ओके। सो here we have what is the main reason for carrying out welding procedure qualification test. So you need to show that welded joint has the properties. Which properties? Whenever we are using the term properties, जब भी आपके सामने ये टर्म आ जाए प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। ओके। एंड हमें इस चीज को भी डिमॉन्स्ट्रेट करना है, मेक श्योर करना है कि वेल्ड जो है विदाउट डिफेक्ट बनाया जा सकता है। ओके। सो वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन किस स्टैंडर्ड के तहत होती है, तो आपको ये याद होना चाहिए। BSEN ISO 15614 is a standard that is used for welding procedure qualification। ये आपको मैंने चैप्टर नंबर 4 में भी स्लैश करके इसके साथ लिखवाया था। इसका ओल्ड स्टैंडर्ड होता है 288। ओके। 288 भी इसी के लिए था, लेकिन वो पहले 288 यूज होता था, अभी 15614 बन गया वो। उसको सुपरसीड किया है क्योंकि ये रिवीजन होती है ना स्टैंडर्ड्स की। तो उसमें लाइक 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर कोई स्टैंडर्ड रिवाइज हो रहा है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसका नंबर चेंज कर देते हैं। ओके। तो स्टैंडर्ड का ओल्ड वन था 288। ओके। बस। अब कोई भी WPS जब आप बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले एक प्री डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, जिसको हम PWPS कहते हैं। PWPS बन गया, उसके बाद नेक्स्ट आएगी WPQT, वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट, जिसको नॉर्मली हम PQT भी कहते हैं, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट। ओके। ये टेस्ट लगने के बाद उस पे डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव जो भी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी करने के बाद उसके रिकॉर्ड की डिटेल्स आएंगी। जो भी टेस्टिंग के रिजल्ट्स आते हैं आपके पास रिजल्ट आएंगे, उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपने रेंजेस को सेट करना होता है। आप नहीं, वेल्डिंग इंजीनियर देखेगा इन चीज़ों को कि जो भी उसके पास कंपाइल करके आपने उसको रिकॉर्ड देना है उसके अकॉर्डिंग वो रेंजेस सेट करेगा। ओके। जो कि जिनको हम क्वालिफिकेशन रेंजेस कहते हैं, राइट। सो उन क्वालिफिकेशन रेंजेस से बनेगा ये PQR, या इसको WPQR भी बोलते हैं, वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड या फिर प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ओके। इस पे होंगे आपके और थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर के सिग्नेचर, स्टैंप होगी, एंड देन बनेगा WPS। PQR जो है वो जिसने भी अप्रूव करवाया, अगर क्लाइंट अप्रूव करवाता है तो उसके पास होगा, अगर कंपनी आपके अप्रूव करवा रही है तो वो आपकी कंपनी के पास एज अ रिकॉर्ड मौजूद रहता है। और इंजीनियर आपको एक डॉक्यूमेंट राइट करके दे देगा, दैट इज WPS, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन में वही रेंजेस होंगी जो कि अप्रूव हुई हैं आपके PQR में। PQR की WPS, हाँ। ठीक है, जो कि क्वालिफिकेशन रेंजेस आपकी PQR में क्वालिफाइड हुई हैं उन्हीं रेंजेस में से WPS बनेगा। ओके। उससे आउट जाके कोई भी WPS नहीं बन सकता। अगर आप उससे आउट जाएंगे तो आपको रिक्वालिफिकेशन चाहिए फिर। ओके।
So, पता नहीं कितने PWPS बनते हैं, रिजेक्ट होते हैं, बनते हैं, रिजेक्ट होते हैं, until you found the right one। जब तक कि आपके पास जो एक्यूरेट वन है, जो कि आपको प्रॉपर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी दे रहा है, आपके जॉइंट की रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ भी दे रहा है, वो सभी चीज़ें जिसमें इंक्लूड होंगी, वो PWPS सिलेक्ट होगा आगे, जो कि WPS की फाइनल फॉर्म इख्तियार करेगा। ओके। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राइट करना? WPS कौन लिखता है? वेल्डिंग इंजीनियर। तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि WPS वेल्डिंग इंस्पेक्टर राइट नहीं करता, बल्कि वेल्डिंग इंजीनियर राइट करता है इसको। और ये अवेलेबल किस किस को होना चाहिए? इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर को और वेल्डर को। वेल्डर्स, जिसने काम करना है और जो काम करवाएगा, दोनों के पास ऑन द स्पॉट मौजूद होना चाहिए, और इसी की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए अगर आपको डिफेक्ट फ्री वेल्डिंग चाहिए। राइट। ओके। जब हम PQR बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है लाइक कि आपने तो प्रोसीजर अप्रूव किया ही नहीं है, क्वेश्चन कर देते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी पे कि आप तो बगैर अप्रूव किए प्रोसीजर पे काम कर रहे हैं, WPS जो आप यूज कर रहे हैं ये अप्रूव नहीं है, देन आपका रद्द अमल क्या होगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो आपके हमारे सिग्नेचर तो होते हैं थर्ड पार्टी के, और जो हमारे पास जो एग्जामिनिंग बॉडी होती है, एग्जैक्टली, तो हम अगर वो कहेगा कि आपने प्रूव ही करवाया तो हम वो सिग्नेचर लिखेंगे। ऑब्वियसली आपके पास जो PQR अप्रूव पड़ा हुआ है, वो आपने किसी रीजन के लिए अपने पास रखा होता है, वो एज अ ट्रू रिकॉर्ड है कि जब भी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन आता है, आप वो PQR दिखा सकते हैं निकाल के कि ये सिर्फ मेरे सिग्नेचर भी नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर ने भी इस पे सिग्नेचर किए हुए हैं, और ये प्रोसीजर हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज अप्रूव्ड प्रोसीजर। ओके, क्लियर? ये डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हैं जो कि साइट पे आपको फेस हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। ये इस तरह के क्वेश्चन में भी आते हैं। ओके। सो अगर आप इन डिटेल्स को पढ़ लें तो अ वेल्डर मेक्स अ टेस्ट वेल्ड इन अकॉर्डेंस विद PWPS। उसके बाद उसकी तमाम तर वेल्डिंग कंडीशंस रिकॉर्ड होंगी। रेफर टू एज रन कंडीशन मीन जो कि आपको उसने रेफर की हुई हैं, जो डॉक्यूमेंट में रिटर्न है, उनको बोलते हैं एज रन कंडीशंस। उससे आउट आपने कोई रेंज नहीं यूज करनी। फिर इंडिपेंडेंट एग्जामिनर, एग्जामिनिंग बॉडी और थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर मे बी रिक्वेस्टेड टू मॉनिटर द क्वालिफिकेशन प्रोसेस। फिनिश वेल्ड की एनडीटी करवाई जाएगी, इसके साथ ही डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ओके। एंड वेल्डिंग कंडीशन दैट द टेस्ट वेल्ड अलाउज फॉर द प्रोडक्शन वेल्डिंग। थर्ड पार्टी is may be requested to sign the PQR as a true record। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, करवाई जाती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग तो करवाई जाती है ना, टू मेक श्योर कि आपका जो वेल्ड प्रोड्यूस हुआ है वो डिफेक्ट फ्री है। हमें उसको मेक श्योर करना होता है, क्योंकि अगर कहीं पे भी डिफेक्ट आ गया अंदर, तो फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कट आउट करना पड़ेगा, रिपेयरिंग करनी पड़ेगी ना उसकी। बाज का तो अगर वो बहुत ज़्यादा लेंथी निकल आता है, तो फिर आपको पूरा पार्ट ही रिप्लेस करना पड़ जाता है। ओके। तो हमें इन चीज़ों को देखना होता है, दैट्स व्हाई एंड टीम इज इम्पॉर्टेंट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अगर आपकी क्लियर आती है, तो उम्मीद की जाती है कि आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होगा उसमें भी आपको ये वैल्यूज एक्यूरेट ही मिलेंगी। लेकिन अगर वेल्डर ने कोई एक्सेसिव वेविंग वगैरह या ज़्यादा कटिंग ग्राइंडिंग ना की हुई तो। ओके। क्योंकि साइट पे नॉर्मली ये सिनेरियोज फेस किए जाते हैं कि उसमें वेल्डर्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर जाते हैं, अंडरकट्स काफ़ी लेंथ पे दे देते हैं, फिर उनकी बाद में ग्राइंडिंग करवा देते हैं, मटेरियल की थिकनेस पे इफेक्ट आ जाता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट्स जनरेट हो जाते हैं,
तो वहां से क्रैकिंग मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है। ओके। सो ये कुछ चीजें जो कि आपके जॉइंट की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को इफेक्ट कर देती है। ये जो अंडरकट सर ड्यू टू चिपिंग आता है ड्यू टू, इनके, चिपिंग आता है या जब वो रिमूवल कर रहे होते हैं नो एक्सेस नो, वेल्ड मेटल? नॉट ड्यू टू चिपिंग, वो तो डैमेज कंसिडर किया जाएगा ना। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइम पे अगर कहीं पे भी तो कट लगता है या कहीं से आपका पेरेंट मेटल छीला जाता है तो वो क्या कहलाएगा, वो मैकेनिकल डैमेज होगा। ओके। अच्छा अच्छा, मैकेनिकल। अंडरकट तब आता है जब आपका इलेक्ट्रोड जो है वो ऑन पर्पस जो आपके प्रिपरेशन के एजेस होते हैं उनके साथ टच करके उनको मेल्ट करना शुरू कर दे, नेल शेप की ग्रूव्स डालना शुरू कर दे, उसको अंडरकट कहते हैं। ओके। ओके सर। So there are two levels within the standard. Level 1 is based on the requirements of ASME Section 9, and Level 2 has a higher requirement of testing as stated in previous versions of this 15614. So we are going for British certification, and British consider ASME Section 9 as Level 1. Okay. And they consider Level 2 for 15614 because it has more testing requirements than ASME Section 9. So if a procedure test is carried out to Level 2, that is automatically qualified for Level 1. यानी अगर आपने टेस्टिंग करवाई है 15614 के अकॉर्डिंग तो फिर आपको सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग करवाने की जरूरत नहीं है, आपका सेक्शन 9 ऑलरेडी क्वालिफाइड है। ओके। क्योंकि अभी हमने ये चीज स्टडी की है कि सेक्शन 9 इज ऑन लेवल 1, तो ऑब्वियसली लेवल 2 में ज्यादा टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी, राइट, बट नॉट वाइस वर्सा। लेकिन अगर आपने लेवल 1 की टेस्टिंग करवाई है तो फिर वो लेवल 2 को क्वालिफाई नहीं करेगी, फिर आपको लेवल 2 को क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी 15614 के लिए आपको अलहदा से टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर कोई लेवल स्पेसिफाइड नहीं है इन अ कॉन्ट्रैक्ट या एप्लीकेशन स्टैंडर्ड तो ऑब्वियसली ब्रिटिश विल कंसिडर देयर स्टैंडर्ड एंड दैट इज अप्लाइड फॉर लेवल 2। ओके। these are some things that are related to the previous standard जिसमें इनवैलिडेट नहीं करता है ये प्रीवियस को, कुछ अप्रूवल्स हैं जिनमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स की गई हैं, कुछ एडिशनल टेस्ट हैं, अप्रूवल वैलिड है इसके, सर्विस मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन में रिक्वायर मोर कम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग, यानी वही मैंने आपको बताया कि जो पिछले स्टैंडर्ड में था उसमें कुछ टेस्टिंग्स जो हैं उनको थोड़ा एनहांस किया है, कम्प्रीहेंसिव किया है बस। ठीक है। जिस तरह से हर दफ़ा रिवीजन होती है ना तो रिवीजन में कुछ चीज़ें आगे मजीद कंप्रीहेंड की जाती हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर दिया जाता है जैसे कि वो पहले नहीं हुई थी। सो एप्लीकेशन स्टैंडर्ड में रिक्वायर मोर टेस्टिंग। ओके। सो वेल्डिंग इंजीनियर will write qualified welding procedure specification for production welding. Production welding condition must remain within the range of qualification allowed by PQR. इस रेंज से आउट नहीं जा सकते आप। मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि PQR की रेंज से अगर आप आउट जाते हो तो क्या चाहिए फिर रिक्वालिफिकेशन। तो PQR की जो रेंजेस सेट हुई हैं उन्हीं के अंदर रह के WPS बनाया जाएगा। ओके। उस रेंज से आउट WPS नहीं लेंगे। सो मल्टीपल WPS भी बन सकते हैं फ्रॉम वन वेल्डिंग प्रोसीजर एज लॉन्ग एज दे स्टे विद इन द ओरिजिनल रेंजेस ऑफ द प्रोसीजर। अब यहाँ पे भी वो क्वेश्चन आपसे कर सकता है, जहाँ मैं आपसे क्वेश्चन कर ले फॉर एग्जांपल, बताएं जी, क्या हम एक वेल्डिंग प्रोसीजर से सिर्फ एक ही WPS बना सकते हैं या मल्टीपल भी बना सकते हैं? मल्टीपल भी बन मल्टीपल सकते बन सकते हैं लेकिन कंडीशन क्या है, as long as they हैं। stay within the original ranges of the procedure प्रोसीड। being approved, right? सर इसमें
ये भी है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वेरिएबल, सॉरी। इसमें ये देखा जाएगा कि नहीं एसेंशियल बच्चे वेरिएबल देखें, और नॉन उसमें एसेंशियल। रेंजेस की बात कर रहे हैं। रेंजेस की अच्छा। बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको थिकनेस की रेंज दे देता है। लेट्स से आपका मटेरियल कार्बन स्टील है, वो आपको थिकनेस की रेंज जो क्वालिफाइड हुई है पीक्यूआर में, पीक्यूआर में रेंज क्वालिफाइड हो गई आपकी 10 mm से लेके 30 mm तक की। अब आप उसमें 10 से लेके 20 mm तक की एक रेंज बना देते हो, एक आप 15 से 25 की बना लेते हो, आप 15 से 30 की बना लेते हो। तो ये रेंज किधर आ रही है? विद इन ओरिजिनल पीक्यूआर पीक्यू आर। रेंज। हाँ, जितनी रेंज पीक्यूआर के लिए क्वालिफाइड है, उससे ऊपर उससे नीचे हम कंसिडर नहीं करेंगे। उस रेंज के अंदर रहते हुए आप मल्टीपल डब्ल्यूपीएसएस बना सकते हो। लेट्स से आपको एम्पेरेज की रेंज उसमें मिली हुई है, आपने 25 से 45 एम्पेयर यूज कर सकते हो। 25 से 45, आप एक में 25 से 30 रख देते हो, एक में 35 से 40 रख देते हो, मिनिमम मैक्सिमम की रेंज। ओके। तो इस तरह से, लेकिन वो रेंज किधर आ रही है? विद इन दैट क्वालिफाइड रेंज। ओके। पीक्यू आर रेंज में आ रही है। सो राइट। पर्पस क्या होता है डब्ल्यूपीएस का? टू अचीव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कोरोजन रेजिस्टेंस, कंपोजिशन, राइट। आपको डिफेक्ट से फ्रीडम चाहिए, क्यूसी प्रोसीजर को इन्फोर्स करना है, तभी आपको क्वालिटी क्वालिटी जो है वो अचीव होगी। अगर क्यूसी प्रोसीजर आप अप्लाई नहीं करते हो या उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो आपको क्वालिटी अचीव नहीं हो सकती। स्टैंडर्डाइज ऑन मेथड एंड कॉस्ट, ऑब्वियसली हमें नहीं, दूसरे प्रोसीजर्स भी होते हैं, लाइक मटेरियल हैंडलिंग है, स्टोरेज है, सेफ्टी प्रिकॉशंस आ जाती हैं। क्वालिटी को कंट्रोल करना है ना, तो उसमें जो भी चीज़ें, जो भी प्रोसीजर इन्वॉल्व होंगे, उनको हम क्यूसी प्रोसीजर्स कहते हैं। ओके। टू कंट्रोल द प्रोडक्शन शेड्यूल्स, रिकॉर्ड के लिए, एंड एप्लीकेशन स्टैंडर्ड या कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें डब्ल्यूपीएस बनाना पड़ता है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब अकॉर्डिंग टू ईएन स्टैंडर्ड्स, कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि एसेंशियल हैं, कुछ नॉन एसेंशियल हैं, और कुछ हैं एडिशनल वेरिएबल्स। नॉन एसेंशियल्स वी विल नॉट डिस्कस, बिकॉज you are not expecting any question from there, right? So essential variables ऐसे variables होते हैं जिनको हम beyond a specified limit अगर चेंज करते हैं, तो जॉइंट की प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट आएगा। अब कौन सी प्रॉपर्टीज पे, ये आपको लाजमी कंसिडर करना है, क्योंकि अप्रोच डिफरेंट है। ब्रिटिश विल गो फॉर जॉइंट स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, British will go for strength and ductility, and Americans will go for toughness and hardness. Okay. सो इसीलिए एडिशनल वेरिएबल जो है, जिनको ब्रिटिश जो है वो एडिशनल क्लास करते हैं, अगर आप इनको बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड लिमिट चेंज करते हो, तो चेंज किस में आएगा? टफनेस और हार्डनेस में, राइट। सो ब्रिटिश के लिए जो एडिशनल वेरिएबल्स हैं, अमेरिकन के लिए वो सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल है। अच्छा। वेरिएबल्स में क्लास होंगे। So range of qualification for production welding is based on the limit that BSE and ISO standard specifies for essential variables, and when applicable the additional variable also. So I told you, अगर आप इसको beyond a specified limit change करेंगे, तो particularly joint strength और ductility पे impact होगा। और अगर आप एडिशनल को चेंज करते हैं, तो इसका इफेक्ट किस पे होगा? टफनेस और हार्डनेस। हार्डनेस पे। So as may call variable that affect toughness as supplementary essential, but does not refer to hardness sometimes. So mostly they refer to toughness. So ये कुछ variables हैं, ये आपको याद होने चाहिए। लाइक यहाँ पे भी वो आपसे
क्वेश्चनिंग कर सकता है, प्रीवियस भी क्वेश्चनिंग हो सकती है कि why are some variables classed as essential and why are some classed as additional, what is the reason। तो रीज़न में आप बताएंगे कि एडिशनल जो है वो इस पे इम्पैक्ट रखते हैं, और जो आपके एसेंशियल वेरिएबल्स हैं वो इस चीज़ पे इम्पैक्ट रखते हैं, राइट। सो आपसे उसी से लीड करता हुआ आगे अगर क्वेश्चन कर ले कि बताएं जी एसेंशियल वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो उसमें वेल्डिंग प्रोसेस है, पोस्टल हीट ट्रीटमेंट है, मटेरियल टाइप, इलेक्ट्रोड टाइप, फिलर वायर टाइप है, मटेरियल की थिकनेस, पोलैरिटी, प्री हीट टेम्परेचर, राइट। एंड सम टिपिकल एडिशनल वेरिएबल्स आर हीट इनपुट एंड वेल्डिंग पोजीशन। तो आप इनमें से जो भी आपको इजी लगता है उसको रिमेंबर कर लें, उससे हट के जो आएगा वो अदर में फॉल करेगा। ओके, एडिशनल जो है वो ज़्यादा इजी है रिमेंबर करने के लिए, हीट इनपुट और वेल्डिंग पोजीशन है। इससे हट के अगर आता है तो वो किस में क्लास होगा, एसेंशियल में, राइट। तो इस तरह से आप इजीली इसको याद भी रख लेंगे, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ओके, so producing a welding precision involves planning the task, collecting data, writing a procedure for use of for trial, टेस्ट फाइल बनाएंगे, इवेलुएट करेंगे रिजल्ट को, अप्रूव करेंगे प्रोसीजर को, और फिर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, यही प्रोसीजर चलता है इसका। ये कुछ कोड्स हैं जैसे AWST 1.1, दैट इज स्ट्रक्चरल स्टील वेल्डिंग कोड 2633 फॉर स्टील पाइप वर्क, AP 1104 वेल्डिंग ऑफ पाइपलाइंस के लिए, 4515 वेल्डिंग ऑफ पाइपलाइन ओवर 7 बार प्रेशर। नॉट मच टू रिमेंबर, जस्ट गो थ्रू। ओके, ओके। ये कुछ और स्टैंडर्ड हैं जो कि प्रोसीजर क्वालिफिकेशन में डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली यहाँ से भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे 1011 है, तो ये प्री हीटिंग के लिए होता है, प्रोसेस ऑफ आर्क वेल्डिंग स्टील, इसमें प्री हीटिंग की रेंजेस हैं, राइट। तो हम वहाँ से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। वेल्डिंग प्रोसीजर में WPS में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पेरेंट मेटल किस टाइप का है, थिकनेस क्या है, डायमीटर कितना है, सरफेस कंडीशन, वेल्डिंग प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस, कौन सी इक्विपमेंट के पैरामीटर्स क्या हैं, एम्पेरेज वोल्टेज, ट्रैवल स्पीड, ये कितने रखेंगे, इसकी रेंजेस होंगी। वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, जिसमें टाइप ऑफ कंज्यूमेबल, डायमीटर ऑफ कंज्यूमेबल, ब्रांड की क्लासिफिकेशन होगी, कौन सी हीट ट्रीटमेंट या किन स्टोरेज कंडीशंस पे आपने उसको रखना है, उसकी डिटेल्स होंगी। जॉइंट डिज़ाइन में एज प्रिपरेशन, रूट फेस, रूट गैप, जिगिंग, टैकिंग, टाइप ऑफ बैकिंग किस तरह की करेंगे, वेल्डिंग पोजीशन, लोकेशन पे करेंगे, शॉप लोकेशन जो है वो आपकी शॉप या साइट होगी, किस जगह पे आपने वेल्ड करना है, फिर किस पोजीशन में स्पेसिफिकली वेल्ड करने वाले हैं, PA, PB या PF में, राइट। सो एनी वेदर प्रिकॉशंस, PF and PG are included in progression also, remember these are included in welding position and progression also. Any weather precaution, then thermal heat treatment, we have preheat temperatures and post-weld heat treatments। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वेल्डिंग प्रोसीजर बनाते हैं। द प्रोसीजर, वेल्डिंग कंडीशन, टेस्टिंग एंड अप्रूवल रेंजेस, these are material certificates, entity certificate, consumer certificate, mechanical test result plus any additional documentation, right। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका कि आपको मैक्सिमम कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैकेनिकल और मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ applicable code or specification। So each welding procedure will show a range to which procedure is approved। हर प्रोसीजर की एक एक्सटेंट ऑफ अप्रूवल होता है कि वो कहाँ तक अप्रूव है। ओके, सो इफ अ कस्टमर क्वेरीज, द अप्रूवल एविडेंस कैन बी सप्लाइड टू प्रूव इट्स वैलिडिटी। तो आप अपनी वैलिडिटी को शो करवा सकते हैं। ओके,
WPS is extracted from the welding procedure and is essentially an instruction to welder as to how to weld a particular joint, जिसमें ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तमाम वही चीज़ें हैं, वेल्डिंग पोजीशन, कंज्यूमेबल टाइप, sizes, joint design, weld sequence, welding parameters. So this is an example of WPS। जैसे यहाँ पे देखें कि ये मल्टी रन में कंप्लीट हो रहा है। इधर रूट फेसेस, रूट गैप, बेवल्स की डिटेल्स हैं, राइट। देन यहाँ पे मटेरियल की थिकनेस, उसकी ग्रुपिंग है, ओके। फिर आपके पास ये फिलर्स की डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, शील्डिंग गैसेस उनके मिक्सर्स आ जाते हैं, पोलैरिटी, पोलैरिटीज यहाँ पे हैं, इधर एम्पेरेज, वोल्टेज की रेंजेस, रन आउट लेंथ की रेंजेस, वेल्डिंग स्पीड कितनी रखेंगे, हीट इनपुट किस रेंज तक आएगी आपकी, किसके लिए कर रहे हैं, रूट के लिए कितना रखेंगे, फिलिंग के लिए कितना है, और कैपिंग के लिए किस तरह से रखना है आपने, राइट। सो यहाँ पे आपकी पोजीशंस वगैरह आ जाएंगी। इन सभी चीज़ों से आपने गो थ्रू हो जाना है, राइट। जैसे यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, कंपनी एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स, वेल्डिंग के लिए डिटेल्स है, देन ये पैरामीटर्स हैं, सिग्नेचर एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वगैरह। अगर इस साइड पे आ जाए तो मटेरियल टाइप ग्रेड, फिलर मटेरियल टाइप ग्रेड, शील्डिंग या फ्लो गैसेस, then welding positions, preheat temperature, interpass temperatures, welding technique, mode of metal transfer, welding processes, parameters, heat input, etc. Okay. So when impact or hardness requirements are specified, impact test shall be taken in the highest rate input position, and hardness test shall be taken from the weld in lowest rate input position in order to qualify for all positions. So ये हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि जब भी आप लाइक एक पाइप को फिक्स पोजीशन में रख देते हो तो उसमें जो पीएफ की आपकी प्रोग्रेशन चल रही होती है, मैक्सिमम हीट इनपुट की पोजीशन, वहां से आपने इम्पैक्ट टेस्टिंग के लिए स्पेसिमेन लेने होते हैं, और हार्डनेस के लिए आप लोएस्ट हीट इनपुट वाली पोजीशन से पीस लेंगे, लाइक जो आपकी ओवरहेड की पोजीशन जाती है, राइट। सो वेल्डर क्वालिफिकेशन, BSc and ISO 9606, we have this standard for welder qualification। इसका ओल्ड स्टैंडर्ड 287। So once the content of procedure is approved, next stage is to approve the welders to the approved procedure. A welders test known as a welders qualification test, जिसको हम WQT भी कहते हैं। ओके, सो WQT क्यों लगवाई जाती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? टू गिव यू मैक्सिमम कॉन्फिडेंस दैट द वेल्डर मीट्स क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। अगर इन शॉर्ट बोलें तो हमें वेल्डर का स्किल चेक करना होता है, दैट आइदर ही हैज़ द स्किल टू वेल्ड फॉर प्रोडक्शन वेल्डिंग और नॉट। कि अगर वो स्किलफुल नहीं है, अगर वो अप्रूव नहीं हुआ, तो आप उसको कभी भी प्रोडक्शन वेल्डिंग पे नहीं लगाएंगे। क्या लगा सकते हैं? नहीं लगा नहीं लगा सकते। सकते जब तक कि वो अप्रूव ना हो जाए। ओके, एंड as I told you, test well should be carried out on same material and same condition as for the production welds। यानी जो WPS आपने अप्रूव करवाया, सेम उसी WPS पे सेम कंडीशंस में आपने WQT भी कैरी आउट करवानी है। अगर उस पे वेल्डर वेल्ड लगाने में कामयाब हो जाता है, देन आप उसको अलाउ करेंगे प्रोडक्शन वेल्डिंग के लिए, राइट। अच्छा, अगर वो फेल हो जाता है तो क्या करेंगे? डिपेंड करेगा कि अगर उसका जो फेलियर है वो वाकई में मटेरियल की जो फेल होने की वजह उसकी स्किल्स है, या फिर फेल होने की वजह मटेरियल में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है। मटेरियल शायद क्वालिटी पे टफ हो जिसकी वजह से उसका टेस्ट फेल होगा, तो हम उसको रीटेस्ट करवाएंगे इस कंडीशन में। सो नॉर्मली
वी सजेस्ट रीट्रेनिंग, वी सजेस्ट रीट्रेनिंग। आप उसको तकरीबन एक डेढ़ माह के लिए रेफर कर देंगे कि आप वेल्डिंग स्कूल में जाओ, वहाँ पे अपनी वेल्डिंग थोड़ी बेहतर करो, अब देन दोबारा आके WQT लगाओ। तो अगर वो उसमें क्लियर कर जाता है देन आप उसको अलो कर देंगे, लेकिन अगर वो उसमें भी फेल हो जाता है देन यू विल dismiss the welder, right, and ask him to come when you have done the practice। जब उसकी प्रैक्टिस, जब उसको टेक्निक प्रॉपर उस पे अबूर हासिल हो जाए, तब वो दोबारा यानी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आ जाए, उसको हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे कंसिडर कर लें, राइट। So information that should be included on a welder's test certificate are sketch of run sequence, welding positions, joint configuration details, material type, कौन सा क्वालिफाई किया उसने, कितने डाया पे क्वालिफाइड है, टेस्ट के रिजल्ट क्या है, रिमार्क्स क्या है, टेस्ट की लोकेशन क्या थी, किसने विटनेस किया, एक्सटेंट और रेंज ऑफ अप्रूवल। अब इंस्पेक्टर के तो मजे हैं। वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है वो एक दफ़ा उसने एग्ज़ाम दिया, देन 5 इयर्स तक के लिए उसकी कोई रिक्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अगर उसकी रिक्वालिफिकेशन आती भी है तो 5 साल के बाद उसको कुछ फी पे करना होती है, 5 साल की मजीद एक्सटेंशन मिल जाती है। तो सर्टिफिकेशन पे 10 साल गुजरेंगे, तब उसने दोबारा एग्ज़ाम देना है, ठीक है। लेकिन वेल्डर्स के लिए एक्सटेंट ऑफ अप्रूवल होता है कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली भी वेल्ड कर रहा है, कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग करते हुए भी अगर उसको तकरीबन 1.5 से 2 साल का ये लिमिट होती है, अराउंड स्टैंडर्ड्स में वेरी कर सकता है लेकिन राउंड अबाउट इतनी ही लिमिट होती है, तो इतना उसको अलो होता है। उसके बाद उसने दोबारा से अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है। और अगर उसने 6 माह से कोई जॉइंट अप्रूव करवाया ही नहीं, कोई जॉइंट ही नहीं लगाया, उसने वेल्डिंग ही नहीं की 6 माह से, तो फिर उसका जो सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। अब उसे दोबारा से वेल्ड लगाना पड़ेगा और अब खुद को अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो कंपनीज में मुझे ये बताएं कि कंपनीज क्या करती हैं, अगर किसी के पास पहले सर्टिफिकेट है क्या वो उसको कंसिडर कर लेंगे? नॉर्मली नहीं करते। जब भी नया प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें चाहे कोई बंदा ऑलरेडी उस सेम मटेरियल के लिए, सेम रेंजेस के लिए क्वालिफाइड है भी, तो फिर भी वो अपना शक दूर करने के लिए उसे WQT लगवाते हैं और फिर उसको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ओके। और उसके सर्टिफिकेट पे भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर के सिग्नेचर होते हैं, जिसने इसको मॉनिटर किया होता है WQT को अलॉन्ग विद यू। सो ये कुछ जनरल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन है ऑन द अपर पार्ट, जो कि वेल्डर की पर्सनल डिटेल्स में आती है। वेल्ड इंफॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन की रेंजेस यहाँ पे आपको शो करवाई जा रही हैं, एंड टेस्टिंग के रिजल्ट्स, कौन सा टेस्ट इसने पास किए हैं कुछ या फेल हुए हैं, एक्सेप्टेबल था या नहीं। एंड वैलिडेशन पीरियड होता है जिसमें डेट ऑफ वैलिडेशन होती है कि इस डेट से लेके इस डेट तक किसका ये सर्टिफिकेट वैलिड है और इन डेट है, राइट। अब इसमें ये कुछ टर्म्स हमें शो होती हैं इस तरह से, लाइक, तो इनका क्या मतलब होता है? 135 स्टैंड फॉर वेल्डिंग प्रोसेस, 135 इज फॉर मैग वेल्डिंग प्रोसेस। प्रोडक्ट टाइप क्या है इसमें? पी, पी अगर है तो प्लेट के लिए, पाइप है तो उसके लिए टी यूज होगा, ओके। BW या FW, BW है तो बट वेल्ड, FW है तो फिलेट वेल्ड। देन फिलर मेटल का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 है यहाँ पे। टाइप ऑफ कंज्यूमेबल ऐसे, लाइक टेस्ट पीस की डायमेंशंस कितनी है, थिकनेस 10 है। PB वेल्डिंग पोजीशन है जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आती है। वेल्ड डिटेल्स हैं कि मल्टी लेयर है या सिंगल लेयर है। एंड बैकिंग, NB मीन्स नो बैकिंग, ओके। तो बैकिंग रेंज, तो यहाँ पे ये देख लें, इनमें आप मेन मेन चीज़ें जो है उनको देख लीजिएगा। 111, 114, 121,
131, 135, 136. Then you have 141, 15, 311. बाकियों से भी अगर आप गो थ्रू होना चाहते हैं तो गो थ्रू हो लें, लेकिन ये कुछ मेन जो मैंने आपको भी हाईलाइट करवाए हैं, आपने इनको अच्छे से रिमेंबर कर लें। A stands for design throat thickness, BW butt weld, D for outside pipe diameter, FW fillet weld, L1 is length of test piece, L2 half width of test piece, then LF is examination length, P for plate, S for deposited thickness, T for material thickness, S deposited thickness of fused metal, then T for material thickness, again S1 deposited thickness of the welding process 1, S2 for welding process 2, T is for pipe, Z for leg length, M stand for metal core, P stand for electrode core, S stand for solid wire. जो हमने कंज्यूमेबल में देखा था ना, S stand for solid wire, V stand for electrode wire, that is rutile or basic, W for basic, Y for basic fluoride. And now here is the difference. W is for slow freezing, Y is for fast freezing, हाँ, and Z is for electrode core other types. FB flux backing, BS welding from both side, SS single side welding, CI consumable insert, LW leftward welding, MB material backing, NB without backing, right? GB gas backing, ML multi-layer, SL single layer, RW rightward welding, SS single side welding. Okay. So range of qualification allowed for a production welding is based on limit that EM standard specifies for the welder qualification essential variables. तो वेल्डर का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा अगर 6 मास या उससे ज़्यादा के लिए उसने टेस्ट वेल्ड नहीं लगाया। तो आप कब उसका सर्टिफिकेट चेक कर सकते हो, लाइक अगर वो बहुत ज़्यादा हाई रिपेयर रेट दे रहा हो या फिर वो अकॉर्डिंग टू WPS वेल्डिंग ना कर रहा हो। सो वेल्डर क्वालिफिकेशन के भी एसेंशियल वेरिएबल्स हैं कि अगर आप उनको बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट चेंज करते हो तो वेल्डर को ज़्यादा स्किल रिक्वायर होगा वेल्ड करने के लिए। अब ये कौन कौन से हैं? वेल्डिंग प्रोसेस, मटेरियल टाइप, इलेक्ट्रोटाइप, मटेरियल थिकनेस, पाइप डायमीटर, वेल्डिंग पोजीशन, वेल्ड बैकिंग। लेट्स से वेल्डर जो है वो क्वालिफाइड है कार्बन स्टील के लिए, आप उसको SS की वेल्डिंग के लिए लगा देते हो, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए, तो वो कर सकेगा? करेगा जरूर, लेकिन वो नॉट आपको क्वालिफाइड। एक्यूरेट या क्वालिटी वेल्ड नहीं दे सकता बिकॉज ही इज नॉट क्वालिफाइड ऑन दैट। तो दिस इज व्हाट इज मेंट टू बी विद वेल्डर एसेंशियल वेरिएबल्स के अगर आप इन वेरिएबल्स में से किसी को चेंज करते हो तो फिर वेल्डर को बहुत ज़्यादा स्किल रिक्वायर होगा टेस्ट वेल्ड लगाने के लिए, राइट? सर चीज़ें इसमें जी एक एक पॉइंट ये था फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड के हवाले से। जी तो आया जो फिलेट वेल्ड वाला वो बट के लिए क्वालिफाइड है और बट वाला फिलेट के लिए क्वालिफाइड है। इसके लिए बच्चे डिटेल रेंज होगी वो आप रेफर करेंगे फिर कि आपका स्टैंडर्ड आपको क्या अलाउ कर रहे हैं। ओके। ओके सर। वेल्डिंग पोजीशंस वैसे नॉर्मली इनके लिए ना सेपरेट होती हैं, बट वेल्ड के लिए, फिलेट वेल्ड के लिए सेपरेट क्वालिफिकेशन रेंजेस होती हैं। कुछ में ये मैच कर जाते हैं, कुछ में ये डिफर कर जाते हैं। तो वो हम चेक करेंगे स्पेसिफिक जिस स्टैंडर्ड से आप रेफरेंस ले रहे हो उस स्टैंडर्ड में कि स्टैंडर्ड क्या अलाउ कर रहे हैं, बट वेल्ड के लिए क्या अलाउ कर रहे हैं और फिलेट के लिए क्या अलाउ कर रहे हैं। ओके। राइट। So welding positions, joint configuration details, material type qualified, pipe diameter, test result, remarks, test location, and witnessed by whom. Extent or range of approval, right?
So it is normal for a qualified welding inspector, usually from an independent, like third party inspector, to witness the welding. Under normal circumstances, only one test weld per welder is permitted. अगर वो फेल हो जाता है तो आप उसको रिट्रेनिंग करवाएंगे, राइट? अगर वेल्डर फेल होता है, लेकिन फेलियर जो है वो फेलियर जिस वजह से आ रहा है वो फॉल्ट वेल्डर का नहीं बल्कि फॉल्टी इक्विपमेंट है, तो आप क्या करेंगे? इक्विपमेंट को रिप्लेस करें, जो भी उसमें खराबी है उसको दूर करें। दूर करने के बाद आपने अगेन उसे टेस्ट वेल्ड लगवा लें, राइट? The testing of the test weld is done in accordance with the applicable code, and this line is most important. It is not normal to carry out tests for the mechanical properties of the welds. Normally हम मैकेनिकल टेस्टिंग WQT पे नहीं करते, हाँ, अनलेस एंड अनटिल जब तक के क्लाइंट की साइड से रिक्वायरमेंट ना हो। ओके, so any question on this topic? Any question regarding WPS and WQT? तो जो अब्रीविएशन पढ़े हैं हमने वो हर एक अब्रीविएशन को याद रखना है, जरूरी है बच्चे रिगार्डिंग। वो आपको आइडिया होना चाहिए। जो आपका WPS WQT का पेपर होगा उसमें आपको रीड करना आना चाहिए, तो अगर आप एब्रिविएशन रीड नहीं कर सकोगे तो वो फिर मुश्किल होगी आपके लिए वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना। ओके, ओके सर। सो उसको हमें रिमेम्बर करना। क्लियर? यस सर, क्लियर। क्लियर। चले, आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। कल के लिए हमारा होगा मटेरियल इंस्पेक्शन एंड कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। ओके, ओके सर। ओके जी, ठीक ओके। है, अल्लाह हाफिज़।